हेलो एवरीवन। एक बार आप फिर सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर MCQ सेशन नॉर्सेट 2023 के लिए, जहां पर आप और हम रोजाना कोशिश करते हैं MCQ विद रैशनल को डिस्कस करने की, और एक एक MCQ जो है वो आपके नॉलेज को और परफेक्ट करने में मदद करता है। तो इसी कोशिश को कैरी ऑन करने के लिए आज एक और खूबसूरत जर्नी के लिए मैं लेके चल रहा हूं, जहां पर फिर हम पढ़ने वाले हैं एक से बढ़ के एक MCQ। तो क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उससे पहले एक खूबसूरत लाइन आपको, हियर यू कैन सी एवरीवन। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो बच्चों। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में और साम्राज्य खड़ा करने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हैं। और वो साम्राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनने का। जिस दिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने गए तो राजा भी आप ही होंगे बच्चों। तो इसलिए अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखिएगा, साम्राज्य बनाते रहिएगा, एक दिन राजा भी बनोगे। तो ओके फाइन, इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करते हैं। सुजीता अटारिया, अबनिका ठाकुर, अबनिका बहुत दिनों बाद, ममता, प्रीति, कृपा, रेशमा, प्रिया मुनकिया, अन्नू कश्यप, नीलम वर्मा, युक्ता, गोल्डी, नीता, आप सभी का JNC का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और आज के सेशन का पहला MCQ आपके सामने, इसको पढ़ने की कोशिश करें, 2 बार पढ़िएगा, डेफिनेटली बहुत मजेदार MCQ है। शुरुआत जो है बहुत खूबसूरत होगी, तो एंड भी उससे भी खूबसूरत होगा। द नर्स इज परफॉर्मिंग ए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन व्हेन शी डिस्कवर ए मास, which characteristic of the mass would be most indicative of malignancy। वैसे देखा जाए तो मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और ब्रेस्ट कैंसर की बात करते समय 3-4 चीजें आपको शेयर करूंगा। पहले आप अपना आंसर पुट करना। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया है, तो मैंने पूछा कि द नर्स इज परफॉर्मिंग अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही है, एंड सी डिस्कवर ए मास, उसने एक मास को डिस्कवर किया है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मास वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द मेलिग्नेंसी, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है मिला है वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी है, ब्रेस्ट जो है वो मेलिग्नेंसी है। क्या टेंडर टू टच, क्या टेंडर टू टच, क्या बच्चों रेगुलर शेप, क्या बच्चों मूव इजिली, या फिर फर्म टू द टच। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोई आंसर पुट करेगा। हमें सस्पेक्टेड है पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्टेड है, कौन सा पैरामीटर आपको इंडिकेट करा कि पेशेंट को ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी हो सकती है, ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी हो सकती है। इट्स ओके अबनिका, फटाफट आंसर पुट करेगा, देन आई विल डिस्कस इन द डिटेल क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। आप अपना आंसर दीजिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। रक्षा वानखेड़े, शुक्रिया रक्षा। सी पे बच्चे फोकस कर रहे हैं। ए भी आपका आ रहा है कि टेंडर टू टच आप महसूस करोगे। कुछ बच्चे फर्म टू टच भी लिख रहे हैं। लिखिए अपना खूबसूरत आंसर इस आज के सेशन के पहले MCQ के साथ। इट्स ओके, राजेश ने बहुत अच्छा बात कहा कि सर मुझे आइडिया नहीं है, बट ये याद रखना इंडिकेटिव पूछे, ये आप लगातार आंसर पुट करें। बट मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं, जो आंसर आप सोच रहे हो शायद वो आंसर आपको नहीं मिले। जो आंसर आप सोच रहे हो शायद वो आंसर आपको नहीं मिले। पहले आप सोचिएगा, समझिएगा, आंसर पुट करिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट इट एवरीवन, पुट इट एवरीवन।
ओके फाइन, आपका आंसर जो है यहाँ डी राइट होगा बच्चों। फर्म एंड हार्ड टू टच एंड नॉट मूवेबल विथ एन इरेगुलर शेप। आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने आंसर पुट किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, यदि मैलिग्नेंसी की बात करें, मैलिग्नेंसी की बात करें तो आपको समझना होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हम कैंसर की बात कर रहे हैं, हम कैंसर की बात कर रहे हैं। जब पेशेंट का कैंसर ब्रेस्ट में है तो हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, ब्रेस्ट जो होता है नॉर्मली उसकी 4 क्वाड्रेंट हम डिवाइड करते हैं। एक होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, एक राइट लोअर क्वाड्रेंट, एक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एक लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। एग्जैक्टली राइट अपर क्वाड्रेंट जो है ये मोस्ट कॉमन साइट होता है बच्चों, ये जो है मोस्ट कॉमन साइट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये मोस्ट कॉमन साइट होता है। अब जब आप पेशेंट खुद जो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा, तो जहां पर सस्पेक्टेड लग रहा है वहां पर पेशेंट को फर्म एंड हार्ड, जैसे वो टच करेगा समथिंग फील फर्म एंड हार्ड एंड नॉट मूवेबल, जो फील हो रहा है ट्यूमर का जो फॉर्मेशन वो वहां से मूवेबल नहीं होगा, वहां से मूवेबल नहीं होगा और थोड़ा इरेगुलर शेप होगा, थोड़ा इरेगुलर शेप होगा। इसका मतलब है उस पेशेंट को सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर है। क्या है बच्चों? पेशेंट को सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? एमसीक्यू आपको समझ में आया कि नहीं आया? आंसर भी आपको समझ में आया बच्चों? मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला एमसीक्यू क्या है? इवन एक मैंने इंपॉर्टेंट डाटा पुट किया बच्चों, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज एन ऑप्शन बिगिनिंग एट द एज ऑफ 20 ईयर। कभी कभी पूछते हैं कौन से ईयर की एज से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी बात जो है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, दिस इज द वे हाउ टू पैल्पेट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय पैल्पेट करने का तरीका, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी जो है पैल्पेट करना होता है। पहले एक ब्रेस्ट को, फिर दूसरे ब्रेस्ट को, फिर दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री को हम देखते हैं। तो ये सेंटर टू पेरिफेरी जो है ये ब्रेस्ट को पैल्पेट करने का पैटर्न है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, द क्लाइंट हैज अ फ्रैक्चर टिबिया, पेशेंट का टिबिया बोन फ्रैक्चर हुआ है, is noted protruding through the skin, which action would be the highest priority। वैसे ये जो एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया बच्चों, ये आपके फर्स्ट एड का एमसीक्यू मैं कंसीडर कर सकता हूँ। वेयर यू वर्किंग, जहां आप काम कर रहे हैं, यदि आपके पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट का जो है बोन फ्रैक्चर हुआ, कौन सा बोन फ्रैक्चर हुआ बच्चों? टीबिया। फ्रैक्चर होने के बाद वो बोन जो है पर्ट्यूड है, नोटेड पर्ट्यूडेड थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू बाहर की ओर पर्ट्यूड है ना। ओपन फ्रैक्चर हम इसको कह सकते हैं, हम इसको ओपन फ्रैक्चर कह सकते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओपन फ्रैक्चर जो है ये हम कंसीडर कर सकते हैं। उस पेशेंट के लिए आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा? आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा? प्रोवाइड मैनुअल ट्रैक्शन अबो एंड बिलो द लेग। क्या पेशेंट के लेग के अबो एंड बिलो मैनुअल ट्रैक्शन पुट करेंगे? क्या कवर द बोन एरिया विद स्टाइल ड्रेसिंग? क्या अप्लाई एन इलास्टिक बैंडेज? ACE का मतलब होता है इलास्टिक, इलास्टिक बैंडेज अराउंड द एंटायर लोअर लिम्स, या प्लेस द क्लाइंट इन अ प्रोन पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन अ प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में क्लाइंट को प्लेस करना है। आप फटाफट आंसर पुट करिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा? पुट इट एवरीवन, पुट इट एवरीवन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चे जो है यहाँ पर बी आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमें स्टेराइल गॉज का यूज करना है, ओपन पार्ट को कवर करना है। ये आंसर आप पुट कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं बताना चाहता हूं, जैसे ये आपका बॉन है, ये आपका बॉन है, देन बच्चों ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है। बॉन यहां से ब्रेक हुआ है, बॉन यहां से ब्रेक हुआ है, बॉन ब्रेक होने के बाद में ब्लीडिंग हुआ है, बट इसने स्किन को ब्रेक डाउन नहीं किया। स्किन जो है ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। इस तरीके के फ्रैक्चर को हम कहते हैं क्लूज फ्रैक्चर। क्या कहते हैं बच्चों? क्लूज फ्रैक्चर।
ठीक उसी कंडीशन में यदि मैं बात करूं, हियर यू कैन सी, ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, ये आपका स्किन है, ये आपका स्किन है। बोन आपकी ब्रेक हुआ है, बोन आपकी ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद स्किन से बाहर की ओर पर्ट्यूड दिख रहा है, इस तरीके से पर्ट्यूड दिख रहा है। इसको हम कहते हैं बच्चों ओपन फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? ओपन फ्रैक्चर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और जब बाहर आपका बोन विजिबल दिख रहा है, स्किन को ब्रेक कर दिया, स्किन को ब्रेक कर दिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो दैट इज अ ओपन फ्रैक्चर। और ओपन फ्रैक्चर को हमेशा कवर करना होता है। देखिए जिन्होंने बी लिखा है ऑलमोस्ट उनका आंसर करेक्ट है। ए में लिखा प्रोवाइड मैनुअल ट्रैक्शन। देखिए हम ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। हमें नहीं पता कि कौन से एंगल में पेशेंट को ट्रैक्शन डिलीवर करेंगे, तो बॉन जो है वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आएगा। इट्स ओके शशि। कवर द बॉन एरिया विद द स्टाइल, ये आपका राइट आंसर हो गया। सीम अप्लाई इलास्टिक बैंडेज अराउंड द एंटायर लोअर लिम्स। बेटर है कि हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे पहले। देन प्लेस द क्लाइंट इन अ प्रोन पोजीशन, ना बिल्कुल ब्लीडिंग और सीवियर हो सकता है, तो हमारा मेन पर्पस है इसको कवर करना, मेन पर्पस है कवर करना। प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट टू डेवलप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन डेवलप होने से हमें प्रिवेंट करना है, तो डेफिनेटली वी कैन प्रीफर। तो आया मजा, आया क्वेश्चन समझ में? आपने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, खाता खुल गया सुरजीत, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, which comments made by the client congestive heart failure should cause need for which comments made by the client with the congestive heart failure should cause a need for nursing follow up। थोड़ा ये ट्रिकी एमसीक्यू है कि कौन सा कमेंट है जो क्लाइंट के द्वारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट का उससे ये लग रहा है कि इसको फर्दर जो है नर्सिंग फॉलो अप की जरूरत है, नर्सिंग फॉलो अप की जरूरत है। ऑप्शन ए, my heart rate has been between 60 to 70 past week. B, my oral temperature was 98 degree Fahrenheit yesterday. C, I have been urinated every 4 hours for past 2 days and I gained 3 pound weight since yesterday। अब थोड़ा अपना नॉलेज यूज करिएगा, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कौन सा कमेंट है जो पेशेंट के द्वारा, पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर आप कह सकते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आप कह सकते हो, और हार्ट फेलियर भी आप कह सकते हो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इसका मीनिंग होता है कि अनेबल, हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, पंप सफिशिएंट ब्लड। जब हार्ट जो है वो सफिशिएंट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है आपकी बॉडी ऑर्गन की तरफ, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब आपका आंसर यहाँ पर जो है डी आ रहा है, आई हैव गेन 3 पाउंड वेट सिंस यस्टरडे। सी आप डी आंसर लिख रहे हैं बच्चों, सोच लीजिएगा डी आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो आइडिया। देखिए हम एक एक आंसर को एलिमिनेट करते हैं, हम एक एक आंसर को जो है वो एलिमिनेट करते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, एक एक आंसर को एलिमिनेट करते हैं, कौन सा आपका करेक्ट हुआ। माय हार्ट रेट हैज बीन बिटवीन 60 to 70, ये तो नॉर्मल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पेशेंट को फर्दर फॉलो अप की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो, एंजॉय करो। आई हैव बीन यूरिनेटिंग एवरी 4 आवर पास्ट 2 days, ये तो डाई यूरेसिस को इंडिकेट करता है, डाई यूरेसिस को इंडिकेट करता है, और ये तो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है कि पेशेंट का हार्ट फेलियर इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है पेशेंट को एजुकेट करने का। डी कह रहा है कि वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा है, तो खुश होने की थोड़ी बात है। वेट बढ़ा इसका मतलब सीधा है कि पेशेंट को फॉलो अप की जरूरत है। तो आपका डी ये कह रहा है कि पेशेंट का हार्ट फेलियर और सीवियर हो सकता है। इन्होंने लिखा 3 पाउंड, बच्चों मैं हमेशा कहता हूं 1 kg बराबर 2.2 पाउंड, 1 kg बराबर 2.2 पाउंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। वैसे मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का आंसर डी ही मिला, ज्यादातर बच्चों ने डी ही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ट्रैक पे हैं आप। इससे पहले वाला एमसीक्यू आपने करेक्ट किया, उससे पहले वाले में थोड़ा झटका जरूर लगा, बट बहुत अच्छे से आप पिक कर रहे हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं बच्चों। अगला एमसीक्यू आपसे क्या पूछना चाह रहा है, the nurse caring for the client diagnosed with the bone cancer। अगेन एक स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन है, बॉन कैंसर की हम बात करें, बॉन कैंसर की हम बात करें।
exhibiting mental confusion and blood pressure 150/100, which laboratory value would correlated with the client symptom, reflecting a common complication with this diagnosis. वैसे इसमें बहुत कुछ इन्होंने पूछ लिया. इट्स ओके शशिबा बानो, इट्स ओके माय डियर. खाते में 2 अंक आए. ऋषि बिल्कुल सही, खाता ओपन हो चुका है. बट ये एमसीक्यू आपको शायद 2 अंक और दे देगा. नर्स केयर कर रही है उस क्लाइंट का जिसको बोन कैंसर. पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट को बोन कैंसर है. ठीक है. एग्जिबिटिंग मेंटल कंफ्यूजन, देखा कि उसको क्या हो रहा है? मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है. उसका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, खोपड़ी में कंफ्यूजन हो रहा है. कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू वुड कोरिलेट, कौन सा कोरिलेट करना होगा और रिफ्लेक्टिंग द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को बोन कैंसर होने की वजह से ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिससे पेशेंट को जो है मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. अब ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने. ए में लिखा है पोटेशियम 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी में कैल्शियम 13 mg पर डीएल. बच्चों सी में लिखा है इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है 1.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बच्चों सोडियम 138 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉरी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. हाँ बिल्कुल सही. चारों में से एक का आपको राइट आंसर पुट करना है. आपके सामने बोन कैंसर का पेशेंट है और पेशेंट को 2 सिम्टम दिख रहे हैं. हाइपरटेंशन दिख रहा है, मेंटल कंफ्यूजन दिख रहा है. अब आप ही मुझे बताएं कि एग्जैक्टली कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. चारों में से हेमा कुमारी फैट एम्बोलिज्म फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है बच्चा. बोन कैंसर की बात कर रहा हूं. बच्चों ने तो कहते हैं कैल्शियम, बच्चों ने लिख दिया कैल्शियम 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंडिकेट कर रहा है. देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है. इट्स ओके. देखिए पोटेशियम जो है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल होता है. लिटिल राइज है तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. कैल्शियम जो है नॉर्मली 8.5 से 11 हम कह सकते हैं mg पर डीएल ये होता है, mg पर डीएल होता है. और नॉर्मली यदि मैं कहूं तो 3 to 4 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है. 3 to 4 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है. बट यहाँ कैल्शियम कितना मिल रहा है बच्चों? 13 मिल रहा है. नॉर्मल कैल्शियम आपका 8.5 to 11 mg पर डीएल होता है और मिली इक्विवेलेंट में 3 to 4 होता है. कैल्शियम यहाँ पर बढ़ा हुआ, थोड़ा कैल्शियम बढ़ा हुआ, मतलब ये हाइपर कैल्शियम है. इनऑर्गेनिक फास्फोरस आपका नॉर्मल है. सोडियम भी आपका सबको पता 135 to 145 होना चाहिए और ये 138 है, ये भी नॉर्मल है. अब कैल्शियम जो है वो एक एबनॉर्मल है. कैल्शियम जो है वो एक एबनॉर्मल वैल्यू है, तो आपका सही आंसर जो है वो बी होगा, बिकॉज पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया होगा. और हाइपर कैल्सीमिया होने से, क्योंकि जो कैल्शियम है ना बच्चों, कैल्शियम के काम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. ये कैल्शियम का फंक्शन आपको बता रहा हूं. जब कैल्शियम का लेवल यदि बढ़ रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, तो फॉल्टी इंपल्स ट्रांसमिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से पेशेंट का खोपड़ी जो है वह कंफ्यूजन होगा और ब्लड प्रेशर जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. तो इसीलिए आपका जो सही आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा, बी. डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? अब आपको देता हूं गुड न्यूज, और गुड न्यूज स्पेशली उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो ऑफर का वेट कर रहे थे और जो लगातार मैसेज से क्वेरी कर रहे थे, सर ऑफर कब आएगा. तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी कोशिश होती है जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने में कोशिश करता हूं. और ऑफर दिया बच्चों आप सबकी बेहद मांग पर, महा डिस्काउंट ऑफर दिया 30 तारीख से 5 दिसंबर तक. ये ऑफर का डेट है, जिसमें मजे की बात है जो रिकॉर्डेड बैच है वो 5,999 कर दिया. सेकंड लाइव बैच है वो 7,999 कर दिया. बुक्स 2,777 है. राजस्थान CHO 2,900 है. और ये सारे कोर्सेज जो है ये JINC जोधपुर का जो ऐप है,
इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें से कोई भी कोर्स जो है आप बाय कर सकते हो। यदि कोई इश्यू आता है तो आप 96 जो है 360322691 पे आप फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को बाय कर सकते हो बच्चों। और ये ऑफर जो है एग्जैक्टली 30 से 5 मतलब ऑफर शुरू हो चुका है, ऑफर जो है शुरू हो चुका बच्चों। शुक्रिया। अगला एमसीक्यू पूछ रहा है कि द नर्स इज डिस्कसिंग पेन फ्रॉम cholecystitis with a client, which statement made by the client most accurately describe the typical pain of this disorder। इन्होंने एक वर्ड बदला है, इन्होंने एक वर्ड बदला फ्यूचर नर्स। हाँ बिल्कुल, लाइव बैच के सभी बच्चे जरूर लिखें और लाइव बैच वाले बच्चों को बता दो आज पीडियाट्रिक आपकी स्टार्ट होगी और लगातार आपको जो है हर सब्जेक्ट के टीचर से मुलाकात हो रही है। तो लिखा मैंने, द नर्स is discussing pain from cholecystitis with a client, which statement made by the client most accurately describe the typical pain of this disorder। शुक्रिया नीलम वर्मा। राजू डांट पड़ेगी बच्चा। ए में मैंने लिखा बच्चों, द पेन इज यूजुअली बिलो माय स्टर्नम। बी लिखा, ईटिंग फूड मेक द पेन बेटर। सी में लिखा हुआ, द पेन गेट रोस्ट व्हेन ईट फैटी फूड। और डी में लिखा, द पेन यूजुअली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कई चीजें आज यहाँ पर जो है फर्दर कैरी ऑन करेंगे, आप आंसर पुट करिएगा। सोनू मीना, देखिए सीएचओ का चाह रहा हूं मैं कि एक बार थोड़ा डेडलाइन आ जाए तो उसके बाद दबंग क्लास में लेके आता हूं जिसमें मैं कंटेंट आपका लगातार तैयार कर रहा हूं सीएचओ के लिए। और मैं चाहता हूं कि चाहे 10 क्लास ही मैं कंडक्ट करूं, बट 10 क्लास में 50% क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिले। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, चिंता नहीं करो, जल्दी मुलाकात करूंगा। आंसर पुट करिएगा बच्चों। सी लिख रहे, सी को लॉक कर दिया जाए। इट्स ओके ग्रेट। सी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं आपका आंसर जो है करेक्ट मानता हूं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो लिवर है और लिवर के पीछे यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, ये आपका राइट हिपेटिक डक्ट होता है, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होता है, ये सिस्टिक डक्ट होता है और ये कॉमन बाइल डक्ट होता है बच्चों। लीवर से बाइल का प्रोडक्शन होगा, ये बाइल जाकर के आपके गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्पररी स्टोर होता है और इसी बाइल का काम होता है, ये जो बाइल है बच्चों, इसी बाइल का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही हो समझिए। फैट को ब्रेक डाउन करना या टू एमल्सिफाई द फैट बाय द बाइल सिक्रीट कौन करता है? लीवर। स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर। हमने पढ़ा सिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब है पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है और ये इन्फ्लामेशन कहां हुआ है? ये गॉल ब्लैडर में हुआ बच्चों, जो आपके सामने एक ऑर्गन दिख रहा है। इन्फ्लामेशन ऑलरेडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बाइल जो है जिस फंक्शनिंग कैपेसिटी में था वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो चुका है। अब आपने खाना खाया और खाने में फैट है तो फैट तो जाएगा बच्चों, और फैट यदि ब्रेक डाउन नहीं होगा तो पेशेंट का राइट अपर क्वाड्रेंट जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, तो पेन गेट वर्स आफ्टर। वर्स का मतलब होता है सीवियर, और सीवियर बच्चों। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ना रीवा ना बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा। ईट फैटी फूड, ये क्या करेगा? राइट जो अपर क्वाड्रेंट है जहां पर आपका गॉल ब्लैडर लोकेटेड है वहां पेन सीवियर होगा। हाँ, हम इसको ये भी कह सकते हैं जीबी अटैक, ये भी कह सकते हैं गॉल ब्लैडर अटैक कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया, क्योंकि बिलो द स्टर्नम जो है हम कंसीडर नहीं करते। बी में लिखा, ईटिंग फूड मेक द पेन बेटर। खाना खाने के बाद पेन बेटर नहीं होता, सीवियर होता है। यूजुअली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन, ना ये कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग नहीं है, फैट के रिगार्डिंग है। आया समझ में? बिल्कुल, अनु ने बहुत अच्छी बात की। हम सर कभी नाराज नहीं होते हैं, नाराज अपनों से नहीं होते बच्चों, है ना। अपनों से नाराजगी जो है वो नहीं होती है। मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, छोटा मोटा गुस्सा हो सकता है, बट नाराजगी नहीं होती है। इसलिए
कोई भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये ना सोचे, हाँ ये जरूर है थोड़ा स्ट्रिक्ट मैं हूं, और स्ट्रिक्ट मेरा होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी यू फ्रॉम साइकिल टू फ्लाइट। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब आप बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताता हूँ बच्चों, यदि आप ठीक से देख पा रहे हैं। मैं साइकिल से फ्लाइट वाली बात कहता हूँ। यहाँ पर एक जेएनसी का जो है समीर खान जो है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अभी ये नर्सिंग ऑफिसर बन गए। और इन्होंने जो वर्ड लिखे हैं, जैसे ही ये एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, आपको दिख रहा होगा पीछे एयरपोर्ट का फोटो दिख रहा होगा और फ्लाइट खड़ी है, और इन्होंने कैप्शन में क्या लिखा है कि थैंक यू सो मच अकी सर, साइकिल से फ्लाइट का सफर। आप पढ़िएगा, थैंक यू सो मच अकी सर, साइकिल से फ्लाइट का सफर, है ना। आप ठीक से देख पा रहे होंगे, आप ठीक से देख पा रहे होंगे। ये होता है टू हार्टेड, जो बच्चे मेहनत करके अपने सपने की तरफ पहुंचते हैं। और समीर को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ, समीर का पटना एम्स में सिलेक्शन हुआ है। और जो बात हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि साइकिल से फ्लाइट तक पहुंचना है, ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट कर, मिस्टर समीर खान नॉर्सेट 2022 को क्लियर किया इन्होंने, पटना एम्स इनको मिला और फर्स्ट टाइम फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा को फोटो शेयर करके इन्होंने लिखा कि सर थैंक यू सो मच फॉर साइकिल से फ्लाइट तक का सफर पूरा करने में आपका जो प्यार स्नेह मिला। और यही मेरी खुशी का, कहते हैं ना आपकी खुशी का राज, ये मेरी खुशी होती है कि जब कोई बच्चा अपनी जिंदगी का वो सपना पूरा करता है जहां उसने बचपन में कभी देखा होगा यार मैं भी तो वहां पहुंचूंगा, है ना। और जिस दिन वो पहुंच के ये याद करता कि अकी सर आपने कहा वो मैंने करके दिखाया, इट्स प्राउड मूवमेंट फॉर मी। और आई लव यू समीर फॉर योर टू हार्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन। और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि अपनों से गुस्सा नहीं करते, अपनों से उम्मीद की जाती है। और मेरी उम्मीद आप ही पूरा करोगे, क्योंकि आपको उस मिशन पे मैंने भेज रखा है जहां पर आपको पहुंचना है, मेहनत करते रहना बच्चों। ओके फाइन। अगला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू मिलेगा बच्चों। सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट इंसर्शन, मतलब पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर यदि है, सर्वाइकल कैंसर है। बिल्कुल वर्षा, थैंक यू एवरीवन। The nurses are preparing a client for the cervical uterine radiation implant insertion। कौन सा जो है एक्सप्लेनेशन वो इंक्लूड है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पहले आप समझ जाना बच्चों, आप समझना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमसीक्यू क्या पूछ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टू हार्टेड लव टुवर्ड्स योर जेएनसी। तो सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट करना है, इंसर्ट करना है, तो कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा इंटरवेंशन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए लिखा हुआ है टीवी और टेलीफोन यूज विल नॉट बी अलाउ व्हाइल द इम्प्लांट इज इन प्लेस, कि इम्प्लांट को प्लेस करते समय टीवी और टेलीफोन जो है वो अलाउ नहीं करना पेशेंट को। बिल्कुल एसपी सिंह। बी में लिखा हुआ है ए फॉलिस कैथीटर इज यूजुअली इंसर्टेड, कि इम्प्लांट करने से पहले फॉलिस कैथीटर को जो है वो इंसर्ट करना। शुक्रिया वशिष्ठ ज्योति राजपूत, थैंक यू सो मच। देन ए हाई फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड। देन बच्चों डी मैंने लिखा है कि एक्सक्रीशन विल बी कंसिडर्ड रेडियो एक्टिव। थोड़ा आप सोच के आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, चारों में से सही कौन सा है। नर्स प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर अ सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट इंसर्शन विच विल बी इंक्लूडेड इन द नर्स एक्सप्लेनेशन, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा। शुक्रिया सुरजीत, चारों में से सही आंसर पुट करें बच्चों। बिल्कुल राजू, अर्चना, आंसर लिखिएगा बच्चों। सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। इट्स ओके मतलब हमें पेशेंट के सर्विक्स में रेडियो आइसोटॉप्स जो है, रेडियो आइसोटॉप्स जो है, इस रेडियो आइसोटॉप्स को इम्प्लांट करना है, इम्प्लांट करना है। डेफिनेटली इम्प्लांट करोगे तो आपको पता होगा साथ में जो यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लेडर जो है
वहां से यूरिन जो आपको रास्ता जो इंटरप्ट कर सकता है, तो इस कंडीशन में फॉलिस कैथीटर को यूजुअली इंसर्ट करते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फॉलिस कैथीटर को यूजुअली इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये सर्विक्स है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये सर्वाइकल पाथवे है। यहां से जब हमें इम्प्लांट करना होगा तो यूरिन आपको डिस्टर्ब करेगा, तो हमें पहले क्या करना है, यूरिनरी ब्लेडर को खाली कर देना है, यूरिनरी ब्लेडर को एम्प्टी कर देना है, और यूरिनरी ब्लेडर को एम्प्टी करने के लिए हमें कैथीटर को इंसर्ट करना है, जिसकी वजह से आप इजिली पेशेंट को सर्वाइकल इम्प्लांट पुट कर सकते हैं, सर्वाइकल इम्प्लांट पुट कर सकते हैं। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। तो बी इज योर राइट आंसर। ए में लिखा है टीवी टेलीफोन, ये कहीं पर भी आपको इंटरप्शन नहीं कर रहे पाथवे में। हाई फाइबर डाइट रिकमेंडेड, ये कॉज कर सकता है बच्चों डायरिया, ये कॉज कर सकता है डायरिया, हाई फाइबर डाइट दोगे। एक्सक्रीशन विल बी कंसिडर रेडियो एक्टिव, नो नेवर एवर, है ना? So that is B is the right answer. अगला एमसीक्यू कहता है कि क्लाइंट विद द एंड स्टेज सीरोसिस, बहुत मजेदार एमसीक्यू, बहुत मजेदार एमसीक्यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। A client with end stage cirrhosis can sometime develop mental change. What is the most likely cause? What is the most likely cause? ऑप्शन देखना, A elevated blood ammonia, B decreased serum protein, C leukocytosis, और D hyperglycemia, हाइपरग्लाइसीमिया। आप फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैं बात की कि पेशेंट जो है एंड स्टेज, बच्चों पेशेंट जो है वो एंड स्टेज ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस जो है लीवर सिरोसिस, आपने सुना होगा। सिरोसिस का मतलब होता है लीवर के जो सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना और फंक्शन जो है वो लॉस हो जाना। क्योंकि फंक्शन जब लॉस हो जाएगा, सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों एल्कोहल। कौन होता है? एल्कोहल। एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द सिरोसिस ऑफ लीवर। तो डेफिनेटली जो लीवर जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, लीवर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने कहा कि क्लाइंट है जिसको एंड स्टेज सिरोसिस है, सम टाइम डेवलप मेंटल चेंजेस। तो क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? सम टाइम उसको मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल चेंजेस। अब आपको समझ में आया होगा बच्चों सही आंसर क्या होगा। और आपने यहां लिखा एलिवेटेड ब्लड अमोनिया, क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत सही। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लीवर है, इस लीवर का फंक्शन है बच्चों एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का काम लीवर का, यदि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, तो ये अमोनिया जो है ये ब्लड में ट्रेवल करेगी और कहां पहुंचेगी? ब्रेन में, और पेशेंट को हिपेटिक एंसेफेलोपैथी करेगी। हिपेटिक एंसेफेलोपैथी जब पेशेंट को डेवलप हो जाएगा, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एस्टेरेक्सिस डेवलप होगा, जिसको लीवर फ्लैप कहते हैं। पेशेंट ऐसे हाथ को रखना चाहेगा बट नहीं रहेगा, दैट इज एस्टेरेक्सिस डेवलप होगा। मतलब खोपड़ी के अंदर सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि पेशेंट का अमोनिया जो है ये बहुत डेंजरस है और ये टॉक्सिन सब्सटेंस है। इवन मैं आपको बता दूं, हाईली टॉक्सिन वेस्ट इन योर बॉडी कोई पूछे तो भी आपको अमोनिया लिखना है। हाईली टॉक्सिन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू, हाईली टॉक्सिक वेस्ट आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी में, तो आपको आंसर लिखना बच्चों अमोनिया। क्या लिखोगे? अमोनिया लिखोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो डेफिनेटली ब्लड अमोनिया लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट का जो है वो कहीं की मेंटल चेंजेस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, डिसओरिएंटेशन हो रहा है। आया समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? बाकी डिक्रीज सीरम प्रोटीन, इट्स ओके। ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, वी कैन नॉट से कि ये इससे कोरिलेटेड है, जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। आया समझ में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। मैं नेक्स्ट कैरी ऑन करता हूं बच्चों, मैं अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं।
द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल अर्चना सैनी, लिवर बायोप्सी की बात कर रहा हूं। नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डियर नर्स केयर कर रहे हैं क्लाइंट का आफ्टर लिवर बायोप्सी। आफ्टर मतलब लिवर बायोप्सी के बाद। द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या डेवलप हो सकता है, क्या हमें केयरफुली मॉनिटर करना है? क्या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकता है? क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? क्या बच्चों न्यूमोथोरेक्स हो सकता है? क्या कार्डिक टेम्पोनिड हो सकता है? क्या कार्डिक टेम्पोनिड हो सकता है? सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। एक्चुअली क्या होता है जब हम लिवर बायोप्सी की बात करते हैं ना बच्चों, आप आंसर दीजिएगा। मैं बहुत कुछ आपको यहाँ इस लिवर बायोप्सी से बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करेगा। पहले आप अपना आंसर पुट करें, अपना आंसर पुट करें कि एग्जैक्टली क्या होगा। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। बच्चों ने मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिखा है, बच्चों ने यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स लिखा है, बच्चों ने अलग अलग आंसर्स पुट किए। तब तक मैं आपको हिंट देता हूं। यह पेशेंट का स्टर्नम, यह पेशेंट का स्टर्नम, ये रिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ये पेशेंट का रिप्स है। और रिप्स के बीच का जो स्पेस है इसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। इंटरकोस्टल जो है वो स्पेस बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और हम बात जब कर रहे हैं लिवर बायोप्सी की, हम जब बात करें लिवर बायोप्सी की, तो कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका लंग्स, ये रहा आपका लंग्स, इधर एक और लंग्स, ये रहा आपका लंग्स। और फिर और बता देता हूं, और ये रहा आपका लिवर, ये रहा बच्चों आपका लिवर, ये रहा आपका लिवर। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। क्या पूछना चाह रहा हूं, आंसर क्या होगा? सी आपने सही लिखा, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। क्यों होगा ये तो जानते हैं ना बच्चों। लिवर बायोप्सी जो है सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर जो है ना, इसका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एग्जाम का एमसीक्यू। कंफर्मेटिव, एग्जैक्टली हमें पता चलना है कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस जो है वो है कि नहीं है, तो हमें लिवर बायोप्सी करना। ये कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है लिवर बायोप्सी। दूसरा बच्चों, लिवर बायोप्सी करते समय ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन देते हैं, सीधा लिटाते, सीधा लिटाते। सुपाइन पोजीशन हम पेशेंट को प्रीफर करते हैं बच्चों। और उसके अलावा जब सुपाइन पोजीशन हम पेशेंट को प्रीफर करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 7 to 9 के आसपास जो ये इंटरकोस्टल स्पेस है ना, एक एवरेज बता रहा हूं, कुछ में 8 to 9 भी मिलेगा। ये जो एरिया है जहां से हम लोग निडल को इंसर्ट करते हैं, और ये निडल जो है आपके लंग्स को रप्चर कर सकता है, क्योंकि हमें लिवर में जाना था। और लंग्स को यदि बाहर से रप्चर करता है, लंग्स को यदि बाहर से रप्चर करता है तो पैराइटल प्लूरा जो है ये रप्चर होगा, तो एयर कहां पहुंचेगा? विसरल और पैराइटल के बीच में। और क्या डेवलप हो जाएगा? न्यूमोथोरेक्स। क्या डेवलप हो जाएगा? न्यूमोथोरेक्स। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब एमसीक्यू तो आपको समझ में आया ना। सुपाइन देंगे बेटा, सुपाइन, मुकुल सैनी, सुपाइन देंगे। और ये भी बता देता हूं, आफ्टर पूछे ना, आफ्टर आपसे कोई पूछे आफ्टर लिवर बायोप्सी, तो आफ्टर लिवर जो है बायोप्सी, आफ्टर लिवर बायोप्सी पेशेंट को राइट लेटरल या राइट साइड पोजीशन पुट करते हैं पेशेंट को, ताकि स्प्लिंट का वर्क करे। राइट साइड की बात करते हैं बच्चों, राइट लेटरल हम पुट कर सकते हैं। राइट साइड पेशेंट को लेटाना है लिवर बायोप्सी के बाद है। तो आया समझ में? बिल्कुल मुकेश मेघवाल, एब्सोल्युटली फंटास्टिक मुकेश, खेला हो गया अर्चना। देखिए अब आपको समझ में आ गया ना बच्चों, क्या बताना चाह रहा था मैं, क्या पूछना चाह रहा था। ओके फाइन, अब मैं ले चलता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को अगले एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले डिस्काउंट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 30 से 5 दिसंबर तक का ऑफर है, 7,999 ये लाइव बैच की। शुक्रिया राजू, लाइव बैच का जो अमाउंट है। अगला क्वेश्चन कहता है, ए क्लाइंट हैज रिसीव्ड प्लेटलेट। पेशेंट क्या रिसीव कर रहा है बच्चों? प्लेटलेट। ए क्लाइंट हैज रिसीव्ड प्लेटलेट इन्फ्यूजन व्हिच फाइंडिंग वुड इंडिकेट द मोस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन। मजे का क्वेश्चन है बच्चों। थेराप्यूटिक इफेक्ट शब्द जब भी आता ना, तो फायदा बताना। जो ड्रग दे रहे हैं, जो सब्सटेंस दे रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या, दैट इज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। उसको हम थेराप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं बच्चों। जैसे मैंने क्लियरली पुट किया है,
माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि क्लाइंट हैज रिसीव्ड प्लेटलेट इन्फ्यूजन, पेशेंट को प्लेटलेट चल रहा है, पेशेंट को प्लेटलेट चल रहा है, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करता मोस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन से शुक्रिया सोनू, ट्रांसफ्यूजन से क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट पेशेंट को मिलेगा, क्या हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होगा 8.9 टू 10.6 हो जाएगा, क्या टेम्परेचर रीडिंग जो है 99.4 फ़ारेनहीट हो जाएगा, क्या WBC काउंट जो है 11,000 हो जाएगा, क्या ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द आईवी साइड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू शशि। राजेश बायोप्सी, राजेश बायोप्सी होता बेटा। अब आप आंसर पुट करिएगा, इस MCQ के अकॉर्डिंग क्या राइट होगा, क्या राइट होगा। शुभम, एवरीबडी पुटिंग डी राइट आंसर, है ना? यस, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से पढ़ा है ना, 2 बार पढ़ा है, और डी आपने कहा कि सर डी करेक्ट होगा। ओके फाइन, मैं आपके आंसर से सहमत हूं, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। एक्चुअली क्या है बच्चों, जैसे मैंने यहां लिखा है प्लेटलेट, प्लेटलेट जो है वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है और हेल्प करता ब्लड को क्लॉट में, हेल्प करता बच्चों पेशेंट के ब्लड को क्लॉट होने में। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि पेशेंट को प्लेटलेट इन्फ्यूजन किया जा रहा है। प्लेटलेट जो है नॉर्मली, जब प्लेटलेट की बात करूं, एक यूनिट जो प्लेटलेट होता है ना बच्चों, एक यूनिट वो लगभग हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक यूनिट 50 से 70 ml का होता है, सॉरी, एक यूनिट प्लेटलेट जो है वो 50 से 70 ml का होता है, याद रखना। 1 यूनिट प्लेटलेट डज हैव 50 to 70 ml प्लेटलेट। कभी आपसे ऐसा पूछ ले कि एक यूनिट प्लेटलेट जो है वो कितना होता है, तो 50 to 70 ml आपको लिखना। अब प्लेटलेट बच्चों दो तरीके सुना है, एक होता है दैट वी कैन से रैंडम, आपने सुना होगा, दो तरीके से डोनर जो है प्लेटलेट को प्लेटलेट डोनेट करता है, एक जो सिंगल जो है सिंगल डोनर होता है, और एक जो है रैंडम प्लेटलेट डोनर हम कहते हैं। आपने RDP और SDP सुना होगा, आपने SDP सुना होगा, आपने RDP सुना होगा, RDP और वी कैन से SDP सुना होगा। ये दो फॉर्म में हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, और 50 से 70 ml एक यूनिट होता है। डेफिनेटली हम प्लेटलेट देंगे तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगा, और ऊजिंग का मतलब होता है एस्केप आउट, ऊजिंग का मतलब होता है जहां से आपको ब्लड एस्केप हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करेगा बच्चों। बाकी जो है हीमोग्लोबिन 8.92, देखिए आरबीसी और होल ब्लड जो होता है ना, आरबीसी और होल ब्लड जो होता है ना बच्चों, ये यदि एक यूनिट आपने किसी को ट्रांसफर किया तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। व्हेन, ध्यान से सुनना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि किसी पेशेंट को 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया है, या किसी पेशेंट को 1 यूनिट होल ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया है, तो पेशेंट का एक यूनिट जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाता बच्चों। तो दैट यू शुड जस्ट थिंक अबाउट इट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स हु इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद कैंसर, ये भी पेशेंट कैंसर का है, ये भी पेशेंट कैंसर का है, तो द नर्स हु इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद कैंसर नोट्स ए WBC is 1000, which intervention would be the most appropriate to include when caring for this client। मतलब इसका WBC बहुत कम है, इसका WBC जो है बहुत कम है, मतलब इनका कहना है कि पेशेंट को कैंसर है, पेशेंट को कैंसर है, और उस पेशेंट का WBC सिर्फ 1000 सेल पर mm³ है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और एक अडल्ट का नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं 4000 to 11000 सेल पर mm³ होता है, और यहां पर कहा जा रहा है कि सिर्फ 1000 है, सिर्फ 1000 है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड व्हेन द केयरिंग ऑफ दिस क्लाइंट। जब आप इस पेशेंट को केयर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या इंक्लूड करेंगे बच्चों,
असिस्ट टेम्परेचर एवरी 4 आवर ड्यू टू द रिस्क ऑफ द हाइपोथर्मिया। क्या पेशेंट को हाइपोथर्मिया की रिस्क होती है तो हर 4 घंटे से टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे। या बच्चों, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड लार्ज क्राउडेड पीपल हु आर सिक। उन लार्ज क्राउडेड लोगों से दूर रखना है जो बीमार है। और क्राउड का मतलब बहुत भीड़ भाड़ में खड़े हैं। दे पीपल में रिस्क टू ट्रांसफर इंफेक्शन टूवर्ड्स दिस पेशेंट। सी में लिखा है इंस्ट्रक्ट इन द यूज ऑफ सॉफ्ट टूथब्रश। पेशेंट को बोलना है कि सॉफ्ट टूथब्रश। ये तो बच्चों ल्यूकीमिया वाले पेशेंट में यूज करते हैं। यदि किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो हम कहते हैं बेटा सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करना है। डी में लिखा असिस्ट फॉर द हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब ब्लड प्रेजेंट है यूरिन के साथ। ब्लड जो है वो किसके साथ है बच्चों? यूरिन के साथ है। अब आप मुझे आंसर पुट करेगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? वी हैव 4 ऑप्शन। आपका एक सही आंसर चाहिए बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने लिखा कि सर यहाँ पर बी करेक्ट होगा क्योंकि रिस्क फॉर इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। यस, फंटास्टिक। राइट नाउ यू आर ऑन ट्रैक। अब आप थोड़े से ट्रैक पे आए। ट्रिपिकल एमसीक्यू को इजी वे में आप पुट कर रहे हो। बहुत शानदार। देखिए, आपने कहा कि सर रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है, बिल्कुल, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम है और उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून पावर, फाइट टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत वीक है। और वो घूमने चला गया क्राउडेड एरिया में, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर सकता है ना बच्चों। इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि द क्लाइंट हैज अ सबटोटल थायरॉइडेक्टमी। The nurse is observed requesting that the client state her name frequently. The primary reason of this assessment is the monitor for which of the following. मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछा है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बट मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों आपका आंसर सही होगा। सब टोटल थायरॉइडेक्टमी मतलब पेशेंट को, एक होता टोटल, एक सब टोटल का मतलब होता पार्शियल। इसका मतलब होता पार्शियल, और पार्शियल क्या किया है? थायरॉइडेक्टमी किया है। थायरॉइडेक्टमी का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव किया है, ठीक है। नर्स ऑब्जर्व करिए और रिक्वेस्टिंग दैट द क्लाइंट स्टेट, बार बार उसको बोलिए अपना नाम जो है फ्रीक्वेंटली लीजिए, शुक्रिया, कृपा। प्राइमरी रीजन फॉर दिस असेसमेंट, क्या प्राइमरी रीजन है कि हम पेशेंट को बार बार कह रहे हैं अपना नाम लीजिएगा। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल तरुण सोलंकी, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? क्यों कहते हैं? ए लिखा हुआ ऑप्शन, लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गया पता लगाने के लिए, हैमरेज हुआ पता लगाने के लिए, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाना, या टिटनी का पता लगाना। बच्चों आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि पेशेंट को थायरॉइडेक्टमी हुआ है, जब भी हम बात करते हैं पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी हुआ है, जब भी हम बात करें पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी हुआ है, ये वो सर्जिकल इंटरवेंशन है जिनकी वजह से पेशेंट को लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है। नर्व जो है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये लैरिंजियल नर्व है, ये यहीं से ट्रेवल करता है, और डैमेज होने की वजह से पेशेंट का वॉइस जो है वो लॉस हो सकता है। बिल्कुल बच्चों, हम बार बार इसलिए पेशेंट को बोले अपना नाम बता। यदि पेशेंट इज एबल टू स्पीक, मतलब पेशेंट का लैरिंजियल नर्व डैमेज नहीं हुआ है। यदि पेशेंट स्पीक नहीं कर पा रहा, वॉइस का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, समझ जाना थायरॉइड ग्लैंड के साथ साथ लैरिंजियल नर्व को भी निकाल दिया होगा, है ना। ये बहुत जरूरी है डियर नर्सेस लिए। जब ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आपके वार्ड में आता है, यदि पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ है, यदि पेशेंट का थायराइड ग्लैंड निकाला है, यदि पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहां से जो नर्व सप्लाई जा रहा है टुवर्ड्स योर लैरिंग्स, वो लैरिंग्स को नर्व सप्लाई करता है बच्चों। और प्रोबेबिलिटी होता है, ये मोस्ट रिस्क है, यदि पेशेंट को थायराइड ग्लैंड को निकाला, ट्रैकेस्टोमी किया, टॉन्सिलेक्टमी किया, तो लैरिंजियल नर्व रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कट हो सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को एक ही बार बोलना है, एक स्टेटमेंट आप बोलना है कि आपका नाम क्या है, फिर पेशेंट को बोलना है इसको रिपीट करें, है ना, या कुछ भी उससे पूछना है कि आप बोल के दिखाएं। यदि पेशेंट इज एबल टू स्पीक, पेशेंट बोल पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट का लैरिंजियल नर्व डैमेज नहीं हुआ है, और पेशेंट नहीं बोल पा रहा है, तो समझ आना डॉक्टर साहब ने खबड़ा कर दिया। क्योंकि टिटनी जो है
यह हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अंडरस्टैंड एवरीवन। शुक्रिया पूनम तिवारी, थैंक यू सो मच। आपका सही आंसर जो है ये लैरिंजियल नर्व मैंने आपको कहा था, बिल्कुल C3, एब्सोल्युटली। The nurse is carrying the client with the cancer of cervix. What clinical data would the nurse expect to find the client history? अब पहले इसको पढ़िएगा क्या पूछना चाह रहा है। यहां पर मैंने बात की पेशेंट को जो है अगेन सर्वाइकल कैंसर है, अगेन सर्वाइकल कैंसर है, और आपको पता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV जो है ये इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, द वायरस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। फिर हम पेशेंट को क्या करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पैप स्मीयर करते हैं या पैपिनोकुलस टेस्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डियर नर्स जब केयर कर रही है उस पेशेंट को जिसको सर्विक्स में कैंसर है, तो कौन सा क्लिनिकल डाटा जो है नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड, मतलब उम्मीद करती है कि यदि सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है तो ये तो सिम्टम मिलेगा, ये तो सिम्टम मिलेगा। एक्सपेक्टेड साइन की बात करो, एक्सपेक्टेड साइन की बात करो। शुक्रिया SP सिंह, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो मैंने क्लियर मेंशन किया कि यदि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है तो क्या सिम्टम, क्या एक्सपेक्टेड डाटा जो है वो देखने को मिल सकता है। मैंने लिखा बच्चों पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग, जब भी सेक्स के सेक्सुअल इंटरकोस्टल के बाद में देखेंगे पोस्ट कोइटल पेशेंट को ब्लीडिंग होगा। यदि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो रहा है क्या ये सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। बी में लिखा है नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या ये सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। सी में लिखा फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, क्या ये सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। बच्चों डी में लिखा हाइपरथर्मिया, क्या ये सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको आंसर पुट करना है। हमें एक्सपेक्टेड फाइंडिंग की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड वर्ड जब भी आता ना तो इट मे बी, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उस फाइंडिंग की हम बात करें, उस फाइंडिंग की हम बात करें तो आपको आंसर लिखना बच्चों, कौन सा आपका आंसर सही होगा ये आप लगातार पुट करने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली जिन्होंने लिखा कि सर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, क्योंकि सर्वाइकल जो कैंसर होता है, सर्वाइकल जो कैंसर होता है इसके कई टाइप होता है, एंडो सर्विक्स होता है, एक्सो सर्विक्स होता है ना, डिपेंड करता है। बट यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जैसे ही पेशेंट जब इंटरकोर्स करके रहता है तो उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करा वहां पर न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ होगा, न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ होगा बच्चों। तो आपका जो है ये करेक्ट है। नोजिया वोमिटिंग ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हाँ, फाउल स्मेलिंग प्रेजेंट होता बट वो स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं करता है हाइपरथर्मिया या कोरिलेटेड नहीं है बच्चों। ये प्रेजेंट होता है फाउल स्मेलिंग, बट हम नहीं कहते स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा बच्चों। JNC की बुकलेट आपको यदि बाय करना, 5 बुक्स अवेलेबल है बच्चों। ये जो 5 बुक्स मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, इस 5 बुक्स में ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट है, प्लस बच्चों जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, इमरजेंसी नर्सिंग है, सारे सब्जेक्ट। और ये कोचिंग के नोट्स है बच्चों, कलर्ड बुक्स है, कलर्ड बुक्स है। और ये 5 बुक्स आपको मिलेगी, इसमें 10,000 MCQ भी है, सारे इमेजेस है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है बच्चों। और इसको बाय करने के लिए आपको 9636032691 पर आपको 2777 रुपीज और पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आज का सेशन यहीं तक था और ये कोशिश आपके लिए। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि व्हाट यू फील आफ्टर अटेंडिंग 1 आवर सेशन, कैसा आप महसूस करें। कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, शुक्रिया।